हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया के चैप्टर 6 को देखेंगे। फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है वो थोड़ा सा जनरल नॉलेज पर डिपेंड है। इसका नाम है भारत में कृषि संकट, कृषकों पर नव उदारवादी आर्थिक सुधारों का प्रभाव। अब देखिए, अब भारतीय कृषि संकट से गुजर रही है। भारतीय कृषि पर, भारतीय किसानों पर जो नव उदारवादी नीतियां हैं, मतलब जो पूंजीवाद की जो नीतियां हैं, उनका कैसा आर्थिक प्रभाव है, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको अभी मैंने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ाया था कि जो औपनिवेशिक टाइम था, जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो उस टाइम पर कृषि में सुधार पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। मेन जो उद्देश्य था अंग्रेज़ों का वो ये था कि वो किसानों से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लगान वसूल कर सकें, कर यानी कि टैक्स वसूल कर सकें। बट फिर भी उस समय भी किसानों की आत्महत्या जैसी घटनाएं सामने नहीं आती थीं। औपनिवेशिक सरकार के दौरान कृषि क्षेत्र में किसी भी प्रकार के सुधार के प्रति औपनिवेशिक राज्य की पूर्ण उदासीनता, कठोर और समय-समय पर जमींदारों द्वारा लगान लगान की जबरन वसूली, सिंचाई के लिए प्रकृति पर कृषकों की पूर्ण निर्भरता, फसल की विफलता, ऋण कृषि क्षेत्र में सामान्य विशेषताएं थीं। तो देखिए दोस्तों, जो औपनिवेशिक टाइम था, औपनिवेशिक सरकार का जब टाइम था, तो कृषि की जो दशा थी वो कुछ ऐसी थी। मतलब प्रकृति, मानसून वगैरह के ऊपर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता था किसानों को। सिंचाई की कुछ खास व्यवस्था थी नहीं, ज़मींदार ज़्यादा से ज़्यादा कर वसूल करते थे, अत्याचार करते थे। औपनिवेशिक सरकार ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेती थी किसानों से। मतलब स्थिति बहुत बेकार थी। लोग भूखमरी, बीमारियों से मरे, फिर भी इतनी बड़ी संख्या में कृषकों की आत्महत्या का विषय मुश्किल से ही सामने आया। देखिए दोस्तों, अब ये जो चैप्टर हमें पढ़ाया जा रहा है वो इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आज के टाइम पर जो किसानों के आत्महत्या करने के, जो सुसाइड करने के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब इसी के चलते ये वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो ये आज के टाइम का बहुत ही, जो कहते हैं ना कि आज के टाइम का चैप्टर है, तो हाँ, ये बहुत ही करंट चैप्टर है। अब इसमें बताया जा रहा है आपको कि देखो, मतलब किसानों के साथ जो समस्या थी वो बहुत लंबे समय से थी। आज़ादी से पहले भी थी, और मतलब आज़ादी से पहले जब गुलाम था भारत तब भी बहुत सारी समस्याएं थी, जब अंग्रेज़ नहीं थे तब भी किसानों के साथ समस्याएं थी। बट कभी भी इतने बड़े पैमाने पर आत्महत्या जैसी समस्या देखने को नहीं मिली। किसान बहुत गरीब थे, बट फिर भी सुसाइड जैसी चीज़ें हमें किसानों के द्वारा करने जैसी बातें हमें सुनने में नहीं आई थी। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले इस चैप्टर के बारे में दो और बातें करता हूँ। देखो, अगर बात करें एग्ज़ाम में क्वेश्चन की, तो इस चैप्टर से क्वेश्चन कुछ ऐसे आ जाता है कई बार कि किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, या किसान के द्वारा की जा रही आत्महत्या, इस पर एक शॉर्ट नोट लिखिए। या फिर कई बार आता है कि पूंजीवाद का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, छोटे किसानों का की हालत क्या है, भारतीय कृषि संकट क्या है। ऐसे करके कई बार क्वेश्चन आता है। तो आपको अब एक आइडिया लग रहा होगा कि हमें इसमें क्या-क्या चीज़ें पढ़नी हैं, और इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ना वो करंट से ही रिलेटेड हैं। तो हमें बिल्कुल ये जो इस इन चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बनता है, उनके आंसर को लिखते समय हमें पूरी तरह जागरूक होना पड़ेगा, और ज़्यादातर चीज़ें हमें अपने आप बनाकर लिखनी पड़ेगी। तो बस आपका काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर को बस समझ लो। इसके नोट्स को बहुत ही कम बनाओ, बट ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर को माइंड में ही समझ लो, ताकि आप काफ़ी अच्छे से अपना आंसर लिख पाओ। भारतीय कृषि का संकट अपने चरम पर है, और इसके खत्म होने का कोई आसार नज़र नहीं आ रहा। यह संकट कोई 1-2 साल का नहीं है, बल्कि इसके तार 1990 के बाद से सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों से जुड़ी हुई हैं। सरकारी संस्थाओं और उन पर आश्रित राजनीतिक आर्थिक पंडितों ने, मतलब आर्थिक विद्वानों ने इस संकट पर कई बातें कही, लेकिन मूल प्रश्न पर सभी खामोश रहे। किसान संगठनों का हाल भी यही रहा है। संकट को केवल उत्पाद का सही कीमत ना मिलने और खेती के लागत का दिनों दिन महंगा होने, इसी के आसपास अपनी बातों को रखा है।
लेकिन क्या कृषि संकट सिर्फ न्यूनतम समर्थन मूल्य और खेती में लगने वाले सामान जैसे बीज, कीटनाशक इत्यादि की बढ़ती कीमतों की वजह से है? अगर सिर्फ यही दो संकट का कारण रहते तो फिर इसका समाधान भी आसानी से हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखिए दोस्तों, अब कृषि संकट की हम बात कर रहे हैं तो नॉर्मली कृषि संकट जो है वो भारत की आज़ादी के बाद से ही जुड़ा है। आज़ादी से पहले तो कृषि संकट था, ठीक था, बट जो आत्महत्याएं होनी शुरू हुई तो ये आज़ादी के बाद से ही इसके तार जुड़ते हैं। अब 1947 के बाद से ही इसके तार जुड़ते हैं और फिर 1990 के बाद स्पेशली जो नई आर्थिक नीति अपनाई जाती है भारत के द्वारा, वो मुख्य रूप से इसके लिए जिम्मेदार ठहराई जानी चाहिए। अब कई बार जो जो किसानों से संबंधित जो संगठन है या जो देश के जो सरकार में जो राजनीतिक नेता हैं, जो आर्थिक विद्वान हैं, वो कह देते हैं कि जो आत्महत्याएं वगैरह हो रही हैं या जो किसान कृषि संकट आ रहा है उसका कारण ये है कि खेती में लागत ज़्यादा लग रही है, एमएसपी यानी कि उन किसानों को अपना मूल्य पूरा नहीं मिल पा रहा है अनाज का। बस यही सारी बातें उन्हें वो लोग कह देते हैं। तो बट इतना ही नहीं है, कई सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण किसान की दशा जो है वो बहुत बेकार हुई है, कृषि संकट आया है। तो उसके कई सारे कारण हैं। सन 1990 के बाद से देश की आर्थिक नीति ने एक निर्णायक मोड़ लिया। नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के निर्देश पर भारत में एक नई आर्थिक नीति लागू की गई, जिसे नव उदारवादी नीति कहा जाता है। नव उदारवादी न्यू लिबरलिज्म की पॉलिसी भी कहा जाता है। और न्यू लिबरलिज्म की जो पॉलिसी होती है, नव उदारवादी पॉलिसी, वो आपको मैंने पहले बताई है कि इसका मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन करना। सरकार अपने हाथ पीछे खींच लेती है और ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं वो प्राइवेट कर दी जाती हैं। तो 1990 में भारत ने नई आर्थिक नीति को अपनाया था, जिसे हम नव उदारवादी नीति भी कहते हैं। 1990 के दशक में भारत ने ये नीति अपनाई थी। इस नवोदारवाद में ना ही कुछ नया था और ना ही किसी भी तरह की उदारता। असल में यह नीति पूंजीवाद का ही और भयंकर रूप है, जिसमें सरकार सभी जन कल्याण और जन सुविधा के क्षेत्र को भी पूंजीपतियों के हवाले कर देती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, खेती, इन सब को निजी क्षेत्र के सुपुर्द कर पूंजीपतियों के मुनाफे को कई गुना बढ़ाने की नीति ही नव उदारवादी विचार की खास बात है। इस नीति के तहत सरकार ने खेती को बाजार आधारित करने के लिए खुद को इस क्षेत्र से अलग करना शुरू कर दिया। 1947 के बाद भारत में समाजवादी नमूने का समाज की बात की गई थी, जिसमें जन कल्याण की अवधारणा को सरकारी नीति के केंद्र में रखना, देश को स्वावलंबी बनाना और निजी क्षेत्र को सीमित रखना जैसी बातें कही गई थी। हालांकि यह समाजवाद असली समाजवाद से कोसों दूर था और असल में पूंजीपतियों की ही सेवा करता था। बस समाजवाद का नकाब ओढ़ जनता, खासकर मजदूर किसानों को बेवकूफ़ बनाने का उस समय का जुमला भर था, ताकि मजदूर और किसान रूसी और अन्य जगह की क्रांति से प्रेरित ना हों। यहाँ भी इन खून चूसने वालों का तख्ता ना पलट दें। देश में कम्युनिस्ट संगठनों द्वारा चलाए जा रहे मजदूर किसानों के आंदोलन को भी जबरदस्त सफलता मिल रही थी। यह कारण भी था कि तब की कांग्रेसी सरकार समाजवाद की बात कर पूंजीपतियों के काम कर रही थी। लेकिन इस फर्जीवाड़े के पीछे कुछ जन कल्याण के कदम भी मजबूरन सरकार को उठाने पड़े थे। अब देखिए दोस्तों, अब जैसा कि 1947 के बाद से भारतीय सरकार ने, जो कांग्रेसी सरकार थी, वो शुरू से बात कर रही थी समाजवाद की बात की जा रही थी और समाजवाद के अंतर्गत किसानों की तरक्की की बात की जा रही थी, किसानों को ऊपर उठाने की बात की जा रही थी। बट हकीकत ये थी कि समाजवाद भारत के द्वारा अपनाया गया था, वो असली समाजवाद नहीं था। समाजवाद में मजदूरों, किसानों की दशा को बहुत अच्छा कर दिया जाता है, बट सरकार के द्वारा ऐसी नीतियां अपनाई गई जो कि असली रूप में पूंजीपतियों का ही समर्थन कर रही थी। वो समाजवादी नीतियां सही मायने में नहीं थीं। कहने का मतलब है कि 1947 के बाद से ही सरकार ने समाजवाद
कहना तो शुरू कर दिया था कि भारतीय जो समाज होगा वो समाजवादी नीति पर चलेगा, हम पूंजीवाद से दूर रहेंगे। ये बात तो सरकार के द्वारा की जा रही थी, बट हकीकत ये थी कि सरकार की नीतियों से जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, पूंजीपति थे, उन्हें ही ज़्यादा फायदा हो रहा था। नाम मात्र के रूप में समाजवादी नीतियाँ चल रही थीं। अगर मैं एक उदाहरण से समझाऊं तो जैसे कि अब जमींदारी प्रथा को समाप्त करके भूमि सुधार किया गया था। आज़ादी के बाद भूमि सुधार किया गया था, बट हकीकत ये थी कि जो बड़े बड़े जो भूमिपति थे, मतलब जमींदार थे, वो खुद ही इन पार्टियों में, जो सरकारी पार्टियां थी, कांग्रेस पार्टी हो गया, जो भी स्थानीय पार्टी थी, उनके नेता थे वो। तो अब उन्हीं उन्हीं की बड़ी बड़ी जागीरें थी, ज़मीन थी, जिस कारण से सरकार की नीतियाँ प्रभावशाली भी नहीं हो पाई। तो भले ही जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया, भूमि सुधार किया गया, बट इससे जो छोटे किसान थे उन्हें कोई खास फायदा नहीं हुआ। इसके अलावा अब सरकार ने योजना आयोग वगैरह बनाया था, पंचवर्षीय योजनाएं बनाई थी, ताकि कृषि को में सुधार किया जा सके, किसानों की दशा को सुधारा जा सके। बट धीरे धीरे सरकार ने, आज़ादी के बाद से ही फिर धीरे धीरे सरकार ने अपने हाथ पीछे करना शुरू कर दिए थे। पहली दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में तो कृषि को काफ़ी अहमियत दी गई थी, छोटे किसानों की मदद की बात की गई थी, बट फिर धीरे धीरे सरकार ने अपने हाथ खींचने लगे। और हरित क्रांति हुई भी तो उससे जो बड़े किसान थे उन्हें ही ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। 1990 के बाद से सरकार ने वित्तीय घाटे को कम करने की बात की। यह घाटा कम दो प्रकार से हो सकता था, या तो सरकार पूंजीपतियों से ज़्यादा टैक्स वसूलती, या वह अपने खर्चों में कटौती करती। लेकिन पूंजीपतियों से ज़्यादा कर वसूलने के का मतलब होता अपने अंतर्राष्ट्रीय मालिकों को नाराज़ करना, जो लगातार भारत के बाजार पर कब्जा जमाने की आस लगाए हुए थे। तो फिर बचा दूसरा रास्ता, जिसे सरकार ने चुना। अब देखिए दोस्तों, अपना जो सरकार का वित्तीय घाटा था वो बहुत ज़्यादा हो रहा था। वित्तीय घाटा का मतलब सरकार उतना कमा नहीं रही थी, सरकार की उतनी उतनी अर्निंग नहीं हो पा रही थी जितना सरकार खर्च कर रही थी, तो सरकार माइनस में चल रही थी। अब उसको पूरा करने के लिए सरकार के पास दो रास्ते थे। पहला रास्ता तो यही था कि वो पूंजीपति, जो अमीर वर्ग था, उससे ज़्यादा टैक्स ले, बट उसने इतना ये वाला रास्ता नहीं चूज़ किया। उसका कारण ये था कि अगर सरकार ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेती, उद्योगपतियों से अगर मतलब ज़्यादा टैक्स लेती, तो जो विदेशी थे, जो भारत में निवेश करना चाहते थे, तो वो निवेश नहीं करते। अब भारत की यही नीति थी 1990 के बाद कि विदेशी जो फॉरेन करेंसी है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वो भारत में आए। तो उसके लिए तो हमें थोड़ा सा लालच देना था भारतीय सरकार को, उन पूंजीपतियों को जो विदेश में थे। तो उनको खुश करने के लिए कह सकते हैं कि भारतीय सरकार ने पूंजीपतियों से ज़्यादा टैक्स वसूलना नहीं, ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह बढ़ सके। तो सरकार ने दूसरा रास्ता चूज़ किया कि सरकार अपने खर्चों को कम करें। पूंजीपतियों को टैक्स में छूट दी, साथ में ही विकास और सामाजिक दायित्व के काम जैसे शिक्षा, अस्पताल, सब्सिडी इत्यादि पर होने वाले खर्चों को खत्म कर दिया या बहुत ही कम कर दिया गया। यह कदम खास करके कृषि क्षेत्र में ज़बरदस्त तौर से किया गया, जहां सरकार ने पूरी तरह से खुद को कृषि और ग्रामीण विकास की योजनाओं से अलग कर या तो उन्हें पूंजीपतियों को मुनाफा कमाने के लिए दे दिया या उन्हें बंद कर दिया। कृषि को बड़े पैमाने पर विश्व बाजार के साथ जोड़ा गया। राज्य द्वारा किसानों को दिए जाने वाले समर्थन में कटौती की गई और कृषि लागत और कृषि उत्पादों के बाजार में बड़ी पूंजीवादी कंपनियों का लगातार विस्तार हुआ। तो देखिए दोस्तों, ये मेन जो कृषि संकट रहा है, उसमें 1990 के बाद से जो नीतियां अपनाई गई भारत सरकार के द्वारा, उसका एक अहम हाथ रहा है। 1990 के बाद से भारतीय सरकार ने अपने हाथ को पूरी तरह खींचना, अपने हाथ को कृषि क्षेत्र से खींचना शुरू कर दिया। मतलब भारत सरकार जो भी सब्सिडी वगैरह दे रही थी किसानों को, अब वो वापस ले रही थी, या तो उन्हें प्राइवेट सेक्टर को सौंप दे रही थी या उन काम को बंद कर रही थी। सरकार द्वारा सबसे पहला कदम था बीजों पर से राज्य का नियंत्रण खत्म कर उन्हें पूंजीपतियों के हवाले कर देना। उदारीकरण से पहले बीज सरकार बांटती थी और इसे बहुत कम दामों में किसानों को मुहैया कराती थी।
जो इस क्षेत्र में निजी कंपनियां थीं भी उन पर सरकारी नियंत्रण रहता था। इस बीज नियंत्रण को खत्म कर दिया गया और इसे बाजार तथा बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो एमएनसीज होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, उनके हवाले कर दिया गया। नतीजा यह हुआ कि किसान इन कंपनियों के बीज को महंगे दामों में खरीदने पर मजबूर हो गया और इन वैज्ञानिक तरीकों से संशोधित बीज को हर साल उसे खरीदने के लिए भी मजबूर हो गया। पहले खुद फसल से ही खुद कुछ हिस्सा बीज के रूप में फिर से इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बहुराष्ट्रीय बीज कंपनियों के बीज को एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इन संशोधित बीज से पैदावार में बढ़त तो हुई, लेकिन इनके रखरखाव में कीटनाशक और अन्य रासायनिक खादों की कई गुना अधिक ज़रूरत होती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले सरकार ने जो बीज सरकार प्रोवाइड कराती थी, 1990 के बाद से सरकार ने अपनी नीतियों के द्वारा उसको प्रोवाइड कराना बंद कर दिया और जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी या जो दूसरे देशों की जो कंपनियां थी या जो प्राइवेट कंपनियां थी, अब उनके द्वारा इन बीजों को, ये जो सीड्स होते हैं खेती के, इनको बेचा जाने लगा। अब पहले क्या था कि जो किसान होते थे, बहुत पहले जो किसान होते थे, वो अपने ही खेतों से जो अनाज पैदा होता था उसी को बीज के रूप में प्रयोग कर लेते थे। बट अब ऐसा नहीं हुआ। अब ये ऐसी क्वालिटी के बीज आते हैं कि इन्हें आपको खरीदना ही पड़ता है, इन्हें आप फसल से नहीं ले सकते। और जैसे कि अब होता क्या है कि एक ट्रेंड चल गया है कि अब हर बार एक नया बीज को संशोधित करके बेचा जाता है। मतलब कि हर बार कहते हैं कि जो पिछली बार जो बीज था उससे भी अच्छी क्वालिटी का अब मार्केट में एक नया बीज आया है। हर बार यही होता है कि जो पिछली चीज़ होती है उसको फिर बेकार कह दिया जाता है और उसको थोड़ा-सा चेंज करके उसको फिर नई चीज़ लाई जाती है। तो इस तरह से हर साल फिर किसानों को ये बीज खरीदने पड़ते हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा किसानों को देना पड़ता है। अब ये बीज महंगे तो होते हैं, बट इनके रख-रखाव में भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ जाता है। इनके लिए कीटनाशक की आवश्यकता होती है, फर्टिलाइज़र्स वगैरह की आवश्यकता होती है, अधिक पानी, सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसी तरह से खाद और कीटनाशक क्षेत्र को भी बाजार और निजी कंपनियों के सुपुर्द कर दिया गया। मतलब खाद और जो कीटनाशक दवाएँ हैं वो भी अब जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं वो बेच रही हैं। साथ ही खाद पर दिए जा रहे सब्सिडी में भारी कटौती कर दी, जिसका फ़ौरन असर इन दोनों के बढ़े हुए दामों पर पड़ा। उदारीकरण के दौर में सरकार ने ग्रामीण विकास और किसानों पर होने वाले राजस्व को बंद कर दिया और कृषि संबंधी रिसर्च पर होने वाले खर्च को लगभग खत्म कर इन्हें भी निजी क्षेत्र के हवाले कर दिया। कुछ उदाहरण से हमारी बात और साफ हो जाएगी। स्वतंत्रता से पहले भारतीय किसानों ने 1 लाख धान की किस्मों के रूप में विकसित किया था। मतलब जो चावल की जो वैरायटी थी वो 1 लाख से भी ज़्यादा थी स्वतंत्रता से पहले। लेकिन आज पूरे भारत में केवल 5,000 धान की किस्मों की ही खेती की जाती है, जिसमें ज़्यादातर हाइब्रिड किस्म हैं। हाइब्रिड फसलों को उगाने के लिए बीज की कीमत गैर हाइब्रिड बीज की तुलना में कहीं ज़्यादा होती है। साथ में इन फसलों को खाद, कीटनाशकों और पानी जैसे इनपुट की ज़्यादा खुराक चाहिए, जिससे खेती की लागत में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, अब पहले जो स्वतंत्रता से पहले की अगर हम बात करें तो उदाहरण देखें तो जो वैरायटी थी, मतलब बीजों में जो वैरायटी थी, अलग-अलग किस्म की जो धान की खेती होती थी, वो बहुत ज़्यादा थी। वो लगभग 1 लाख के आसपास थी। अलग 1 लाख तक की वैरायटी के चावल यानी कि धान की खेती की जाती थी। बट अगर हम अब वैरायटी को देखें तो वो अब बस 5,000 रह गई है। थोड़ा बहुत आंकड़ों में इधर-उधर हो सकता है, 5 से 6,000 होगी मतलब वैरायटी, या 5,000 तो थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे आंकड़ों में हो सकता है। बट हाँ, ये है कि अंतर बहुत बड़ा है कि कहाँ पहले स्वतंत्रता से कि 1 लाख की वैरायटी पाई जाती थी, बट अब कहाँ 5,000, 5,500 या 6,000 है लगभग। इस चीज़ को हम एक तरह से हरित क्रांति का नेगेटिव इम्पैक्ट भी कह सकते हैं। लंबे समय में इन जहरीले रसायनों के उपयोग से मिट्टी खराब हो जाती है, क्योंकि इन रसायनों से मिट्टी में रहने वाले जीव और सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, जो ज़मीन की उर्वरता को कायम रखने के लिए ज़रूरी हैं। तो देखिए दोस्तों, अब
ये महंगे बीज प्रयोग किए जाते हैं खेतों में और उन बीजों के रख-रखाव पर इतना ज़्यादा खर्चा होता है। इन्हें पानी, सिंचाई की आवश्यकता ज़्यादा होती है और ऊपर से इन जो ये रसायन होते हैं, ये जो कीटनाशक दवाएँ होती हैं, इनसे ज़मीन की उर्वरता कम हो जाती है। इंस्टेंटली तो मतलब तुरंत तो बढ़ जाती है ज़मीन की उर्वरता फर्टिलाइज़र वगैरह डालने से, बट फिर भी ये जो पेस्टिसाइड्स वगैरह डाले जाते हैं, ये जो कीटनाशक दवाएँ डाली जाती हैं, इनसे ज़मीन में वो ऑर्गेनिज़म्स मर जाते हैं जो ज़मीन को उपजाऊ बनाते हैं। इससे ज़मीन की उर्वरता भी कम होती है, तो लागत भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है किसानों की और ज़मीन की जो उर्वरता फर्टिलिटी होती है वो भी कम हो जाती है। इनके नष्ट होते ही मिट्टी एक प्रकार से मृत हो जाती है और उसमें फसल उगाने के लिए पहले से कहीं अधिक मात्रा में खाद और अन्य रासायनिक पदार्थों की ज़रूरत होती है। फिर भी हमारी सरकार इन्हीं बीजों को बढ़ावा दे रही है। भारतीय हाइब्रिड बीज व्यापार में पिछले कई वर्षों में सालाना 15 से 20% की वृद्धि हुई है और 2018 में इसके लगभग 18,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया था। इस क्षेत्र में 300 से अधिक कंपनियों ने डेरा डाल रखा है या पर सिर्फ 10 घरेलू और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बाजार में 80% से अधिक का नियंत्रण है। साफ है कि बाजार पर कब्जा बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का ही है या बड़ी कंपनियों का ही कब्जा है। जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उसी तरह से पूंजीवाद में बड़ा पूंजीपति छोटे पूंजीपति को खत्म कर देता है। और आज भारत का सीमांत और छोटा किसान भी अपने आप को इस संकट से नहीं बचा सकता जब तक कि इस पूरी शोषण आधारित व्यवस्था को नहीं खत्म किया जाए। तो देखिए दोस्तों, ये जो व्यवस्था स्थापित की गई है नई आर्थिक पॉलिसी के तहत, स्पेशली जो कृषि के क्षेत्र में, तो इसमें निजीकरण को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल गया, जिसके कारण जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनका बोलबाला ये जो बीज वगैरह के व्यापार हैं इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब ऐसे में क्या होता है कि व्यापारी तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ही ढूंढेंगे, तो ऐसे में नुकसान किसानों का होता है, स्पेशली जो छोटे किसान हैं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। यह सारे काम सरकार ने दुनिया में अमेरिका प्रस्थ साम्राज्यवादी पूंजीवादी व्यवस्था को चलाने और बड़ी पूंजीपतियों के लिए काम करने वाली संस्था विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन के आदेश पर किया था। अब देखिए दोस्तों, ये जो विश्व समुदाय है जिसमें अमेरिका का वर्चस्व है, तो ये जो विश्व व्यापार संगठन हो गया या जो दूसरे संगठन हैं, इनका दबाव भी रहता है भारतीय सरकार या दूसरी भी सरकारों पर रहता है कि वो अपने यहाँ प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा बढ़ावा दें। तो नई आर्थिक पॉलिसी भारत ने अपनाई थी, तो उसमें भारत के ऊपर एक दबाव भी था कि भारत अपनी कृषि अर्थव्यवस्था को प्राइवेटाइज्ड करे। तो आज भी विश्व बैंक है या डब्ल्यूटीओ है, तो वो भी और भी दबाव डालते हैं ये कि कृषि क्षेत्र में सब्सिडी को कम करे सरकार। तो इनके दबाव के कारण भी भारतीय सरकार ने अपने हाथ पीछे खींचने शुरू कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय किसानों की जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय हो गई है। भारत में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इसके मुख्य कारणों में से एक देश में अनियमित मौसम की स्थिति है। ग्लोबल वार्मिंग ने देश के अधिकांश हिस्सों में सूखा और बाढ़ जैसी चरम मौसम की स्थिति पैदा की है। ऐसी चरम स्थिति से फसलों को नुकसान पहुंचता है और किसानों के पास खाने को कुछ नहीं बचता। तो एक मौसम भी एक फैक्टर है, भारतीय किसान जिसके कारण बहुत परेशान हैं। बट मौसम तो सदा से ही ऐसा रहा है, ऐसा तो नहीं कि मौसम आज ज़्यादा बदल गया है, बट ऐसी बात नहीं है। इसमें जो मुख्य जो हाथ रहा है, वो माना जाता है कि पूंजीवादी व्यवस्था जो बढ़ रही है, उसके कारण किसान ज़्यादा दुखी हो रहा है। इसका एक इम्पॉर्टेंट कारण इसी को माना जाता है आत्महत्या करने या सुसाइड करने का। जब फसल की उपज पर्याप्त नहीं होती तो किसान अपनी वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज लेने पर मजबूर हो जाते हैं। ऋण चुकाने में असमर्थ कई किसान आमतौर पर आत्महत्या करने का दुर्भाग्यपूर्ण कदम उठाते हैं। ज़्यादातर किसान परिवार के एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति होते हैं। उन्हें परिवार की मांगों और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए लगातार दबाव का सामना करना पड़ता है और उसे पूरा करने में असफल होने की वजह से अक्सर तनाव में रहने वाला किसान आत्महत्या का कदम उठा लेता है। भारत में किसान आत्महत्या के मामलों की बढ़ती संख्या के लिए जिम्मेदार अन्य कारकों में
कम उत्पादन की कीमतें, सरकारी नीतियों में बदलाव, खराब सिंचाई सुविधाएं, शराब की लत शामिल है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे कई सारे सामान्य कारण बताए जाते हैं आत्महत्या के, बट जो मेन कारण है वो ये है कि पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत किसान अपना विकास नहीं कर पा रहे हैं। अब किसानों को उतना सरकार की तरफ से उतना संरक्षण नहीं मिल पा रहा है। सरकार हालांकि बहुत सारे आप देखोगे कि सरकार के द्वारा बहुत सारी परियोजनाएं वगैरह चलाई जा रही हैं। मैं उनको डिस्कस करना चाह रहा था, बट अगर मैं उनको डिस्कस करूं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और उतना बड़ा वीडियो मैं करना नहीं चाहता। तो सरकार बहुत सारी परियोजनाएं चला रही है, सरकार के द्वारा बहुत सारी नीतियां चलाई जाती हैं, बट उन सभी नीतियों में, उन सभी परियोजनाओं में प्राइवेट सेक्टर आ जा रहा है, प्राइवेट कंपनियां आ जा रही हैं और ज़्यादातर बेनिफिट उन्हीं को मिल रहा है। अभी एक आंकड़ा आया था सामने, अब महाराष्ट्र का एक उदाहरण लेते हैं जिसमें अब किसानों को लोन दिया जा रहा था सरकार की तरफ से। तो जो 50,000 तक का जो लोन लेने वाले किसान थे उनकी संख्या बहुत कम थी। भाई गरीब किसान तो 50,000 तक ही लेगा या 1,50,000, इससे ज़्यादा तो लोन की वो मांग नहीं करेगा। और जो 10 करोड़ से लेकर 25 करोड़ तक की जो लोन की मांग थी वो बहुत ज़्यादा थी महाराष्ट्र में। तो भाई 25 करोड़ 10 करोड़ कौन लेगा लोन? जो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, जो पूंजीपति हैं, जो बड़े बड़े लेवल पर किसान मतलब कृषि से पैसा कमा रहे हैं, वो लेंगे ना लोन। तो जो पहले से ही जो अमीर वर्ग है वो इन परियोजनाओं का लाभ उठा लेता है, और ये भी एक कारण है कि जो गरीब किसान है उसके पास कोई चारा नहीं बचता और वो आत्महत्या जैसे कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है। और आत्महत्या जैसा कदम भी केवल जो निम्न वर्ग के जो किसान हैं उन्हीं के द्वारा उठाया जा रहा है। जो अमीर वर्ग के किसान हैं, जो मध्यम वर्ग के किसान हैं, उनके द्वारा ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। तो इस समय सरकार को जो सबसे छोटे निम्न तबके के जो लोग हैं, जो किसान हैं, उनकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। उनके जो खेत हैं वो ऑलरेडी बहुत छोटे हैं, तो उनकी इतनी अर्निंग नहीं हो पाती है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार को अपनी सब्सिडी स्पेशली उन ज़रूरतमंद लोगों को देना चाहिए, और ज़मीनी स्तर पर आखिर उनकी नीतियाँ किस तरह से फॉलो हो रही हैं या नहीं, ये देखने की ज़रूरत है सरकार को। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है कि कृषि संकट और पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत जो ये आत्महत्या हो रही है किसानों की, तो ये जो टॉपिक है ये सामान्य टॉपिक है। इससे कोई भी क्वेश्चन नॉर्मली जो बनेगा, आसानी क्वेश्चन बनेगा, उसको आपको बना कर अपने अपने दिमाग से आपको उसे बना कर लिखना पड़ेगा। आपको इसके बारे में थोड़ी सी बस जानकारी होनी चाहिए, जो कि इस वीडियो से आपको मिल गई है। अगर आपने इस टॉपिक को पूरी तरह समझ लिया है तो आप डेफिनेटली आंसर लिख देंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।